find out the charge Q of the main circuit and also charge Q of the 2 farad capacitor. ये बात I think it is a balanced Wheatstone bridge. क्यों? क्योंकि देखो 2/6 क्या होता है 1:3 और 8/24 ये क्या होता है ये भी 1:3 तो यानी बैलेंस Wheatstone ब्रिज तो है बैलेंस Wheatstone ब्रिज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है This is the question actually Wheatstone bridge के ऊपर बिल्कुल प्लेन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ आंसर्स आने लगे हैं 45/24 वोल्ट 45 कूलम 9 कूलम एंड सो ऑन चलो देखते हैं चलो तो 2 और 6 यह दरवाजा बंद कर देना क्योंकि शायद एसी का आवाज आ रहा है एक्चुअली ऑफिस में नया एसी लगा अभी सारा ड्रिलिंग विलिंग होगा चलो तो 2 और 6 है इसका क्या होता है मतलब C1 C2 by C1 plus C2 तो 2 into 6 by 2 plus 6 तो यानी 12 by 8 यानी 3 by 2 ठीक है ठीक है ये हो गया 3 by 2 अच्छा इसका क्या होगा 8 into 24 by 8 plus 24 यानी 8 into 24 by 8 plus 24 8 plus 24 तो 32 है तो 8 into 24 by 32 तो ये 4 और ये हो गया 6 ठीक है ये हो गया 6 farad ये हो गया 3 by 2 अब क्या देखो तो ये तो दोनों पैरेलल में आ गया यानी फिर C इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट क्या होगा 3/2 plus 6 यानी 15/2 farad और जो चार्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा C into C equivalent into V is equal to 15/2 into 6 यानी 45 किलो और C equivalent क्या होगा ना 15/2 यानी 7.5 तो क्या C equivalent तो पूछा नहीं है मेरे को चार्ज तो आएगा पास क्या होता है C equivalent तो आएगा और उससे वोल्टेज Q आ गया तो Q तो ये आ गया अब आ जाएगा Q 2 फैरेड का देखो ध्यान से देखो इसका कैपेसिटेंस है 2 और इसका कैपेसिटेंस 8 यानी 1:4 रिलेटेड कैसे ना इसका 3/2 और इसका 6 है ये 3/2 और ये 6 है यानी 4 टाइम्स तो जो चार्ज है ना वो भी 1:4 में डिवाइड तो चार्ज कितना है 45 1:4 मतलब 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट एक इधर और 4 पार्ट्स इधर यानी 9 इधर होगा तो ऊपर वाले में 9 कूलम ठीक है तो Q2F का और 6F का क्या होगा
9 कूलम, इस पूरे वाले में होगा 9 कूलम और इस वाले में क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो Q 8F is equal to Q 24F is equal to 36। तो तीन सारे क्वेश्चंस हो गए। अब रहेगा तुम्हारा जो है क्या बोलता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, द Q by C। तो इन दोनों का तो चार्ज सेम होगा ना, ये 36 कूलम और ऊपर वाले का चार्ज सेम है और वो है 9 कूलम। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, इसका चार्ज अपन इसका कैपेसिटेंस। इसका चार्ज तो 36 है, यानी VAB इज इक्वल टू 36 बटा 24 यानी इक्वल टू, बस ये 3 आंसर्स। ठीक है, अक्षिता ने भी ठीक दिए हैं और कई लोगों ने आंसर दिया अब तो। अच्छा चलो अलग अलग लोगों ने दिया। अक्षिता एक 36/5 आंसर। सर वो मैंने गलत कर दिया था, वो मैंने 3 फैरेड ले लिया था कैपेसिटेंस। चलो ठीक है, वनस्वी ने भी दिया है, ठीक दिया, अक्षत ने भी दिए है, अरमान ने, अक्षिता ने बाद में करेक्ट कर दिया। ठीक है, ध्रुव ने भी दिया अभी रिजल्ट। चलो ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन that was a simple question based on Wheatstone bridge। आज मैं दूंगा। अच्छा, और इसके बाद हम लोग जो है एक जनरल ब्रिज भी करें। तो जनरल ब्रिज में क्या करना पड़ता है ना, जनरल ब्रिज का एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने एक जनरल ब्रिज का इक्वेशन कराया था क्या क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब हम देखेंगे जनरल ब्रिज, तो इसमें कोई रेशियो कुछ नहीं है, फिर क्या क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बेटे। सर आपका मतलब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? हाँ 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 सर, इसका क्वेश्चन किया था हमने। हाँ, एक वो 1-1 और 1-2 लेके। यस सर, वो वाला किया था। हाँ ठीक है, तो इन दैट केस हमने 2 चीजें कर रखा है और एक तीसरा चीज लास्ट चीज है इसके अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। वो क्या है पहले सुन लो, एक तो ना इसको मार्क आउट। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, लोकेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स आर ऑपोजिट, मतलब समझिए ये होता है एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। है तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर थोड़ा सा अलग है। 1 farad, 1 farad, 2 farad, 2 farad और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी देखो ये खास क्या है कि इधर का कैपेसिटेंस इसके बराबर है, इसका, और इसका कैपेसिटेंस इसके बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड यू नो व्हाट, ऐसे सर्किट में पता क्या होगा, तो ध्यान से देखो। तो पहले तो मैं एक V वोल्ट अटैच करूंगा। ये V वोल्ट याद रखना मैंने अटैच किया, V के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते। लेट अस से इससे चार्ज जो निकला वो है Q और मैंने एक V वोल्ट का बैटरी अटैच किया, तो ऑब्वियसली इस एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू Q by V। ठीक है,
ऐसे केस में पता क्या होता है, मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद दूंगा, बट एक काम करो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसे केस में पता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पता है क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कैपिटल क्यू चार्ज पहुंचा ना, उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा। तो लेट अस से ये जो कैपिटल क्यू गया, इसमें से सपोज स्मॉल क्यू इधर गया, सपोज, ऑब्वियसली फिर बाकी उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि अगर इसका कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा तो इसका भी वही होगा, इसका भी हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल। नॉट ओनली दैट, अगर इसका स्मॉल क्यू है, इसके अपोजिट जो है, अब जरा समझो, अगर यहाँ पे स्मॉल क्यू जा रहा है ना, अगर यहाँ पे स्मॉल क्यू जा रहा है और यहाँ पे अगर कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू जा रहा है, तो बाकी यहाँ पे जाएगा, है ना, बाकी यहाँ पे जाएंगे कितना, स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, है ना, स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, यानी इसमें जो चार्ज आएगा, कैसे है समझो जरा, कि अगर इधर स्मॉल क्यू जा रहा है तो यहां तक स्मॉल क्यू आया, उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे चला गया, कितना गया ना, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये माइनस मत देखो, इसका चार्ज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू तो यहाँ पे गया, तो बाकी यहाँ पे आएगा, तो बाकी कितना हो गया, क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, यानी इक्वल टू 2 स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर अब एक काम करो, 1 से 2 मिनट लगाओ, कैसे, एक इक्वेशन इसका बनाओ ऐसे, और एक इक्वेशन बाहर का बनाओ, एक इक्वेशन इस वाले लूप का बनाओ, एक इक्वेशन बाहर वाले का। यू नो व्हाट, अगर कोई जनरल ब्रिज होता है ना, तो क्यों लंबा होता है, क्योंकि याद करके देखो हमने 3 इक्वेशन लिखे थे। एंटी व्हीटस्टोन में जो फायदा क्या होता है कि एक वेरिएबल कम हो जाता है, यानी 2 इक्वेशन से ही देखना क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले काम करो, पहले इस इक्वेशन का, इस लूप का इक्वेशन, और फिर बाहर का लिखना स्टार्ट करो, देखो क्या प्रोग्रेस होता है। और फाइनली याद रखना, तुमको निकालना क्या है, कैपिटल क्यू बाय कैपिटल वी, क्योंकि वही होता है सी इक्विवेलेंट। और एक बार वो निकाल लोगे तो देखना सारा चार्ज वार्ज इस सब का रेशियो वेशियो, है ना, रिलेशन सब आ जाएगा, और तुम एक एक कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकते हो। बट कोई नहीं, पहले सी इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, पहले सी इक्विवेलेंट। तो जल्दी करो, इक्वेशन लिखो पहले। देखो सबसे पहले तो यहां से जा रहा हूं, तो माइनस ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय 1, याद आ रहा ना, अगर कैपेसिटर के थ्रू जा रहे हो और प्लस प्लेट से माइनस प्लेट में जा रहे हो तो माइनस, तो माइनस ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय 1 प्लस 2 स्मॉल क्यू माइनस क्यू बाय 1, ये वाला, प्लस स्मॉल क्यू बाय इक्वल टू 0। अब एक काम करो, 2 से ऑल थ्रू मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 कैपिटल क्यू प्लस 2 स्मॉल क्यू प्लस 4 क्यू माइनस 2 क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यानी 2q 4q 6 और 1 7 तो 2q 4q 6q और 7 माइनस 4q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4/7 का, अब एक काम करते हैं, बाहर का लूप लिखता हूं, बाहर का लूप लिखते हैं यहां से, माइनस 2/2 माइनस 2/2 माइनस प्लस
अब -2/2 तो -2/7 यानी -9/7 हाँ ठीक है ओके बहुत ज्यादा हो रहा तो सुनाई दे रहा है? सर बीच बीच में दिक्कत हो रही है, वैसे सुनाई दे रहा है। अच्छा चलो मैं थोड़ा कम बोल के समझा देता हूँ देखो जो मैं कह रहा था इधर ये पहले हमने क्या किया पहले स्मॉल क्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ये हो गया पहला चीज ये इस रूप से आ गया और बाद में कैपिटल क्यू और कैपिटल वी का इक्वेशन लिखा और उसमें स्मॉल क्यू को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि कैपिटल क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं और कैपिटल क्यू बाय कैपिटल वी का रेशियो फाइंड आउट और कैपिटल क्यू और कैपिटल वी का जो रेशियो है वही है सी क्यू एल तो एक बार सी इक्विवेलेंट आ गया तो यानी चार्ज भी आ गया क्यों सी इक्विवेलेंट टू वी और एक बार चार्ज आ जाए उसके बाद तो सारा कुछ फॉलो करके सब कुछ पता ही है स्मॉल क्यू कैपिटल स्मॉल क्यू क्या है 4/7 क्यू तो अगर कैपिटल क्यू सी इक्विवेलेंट टू वी होता है तो यानी कैपिटल क्यू आ गया समझ लो वो तो वैल्यूज दिया रहेगा तो सॉल्व कर लो और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ बना सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस ये वो एनर्जी जो निकालना तुम सब कुछ बड़े आराम से जो है निकाल सकते है ना चलो ठीक सर तो इसके एक्सप्लेनेशन की ये क्यों सेम होता है हाँ मैं बाद उसी पे मैं आ रहा हूँ देखो अभी हमने क्या किया जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया उस हिसाब से थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा बट देन यू माइट चैलेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्यों होगा कि जस्ट बिकॉज की दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है तो दोनों का चार्ज बराबर है जस्ट बिकॉज की इन दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है इन दोनों का चार्ज बराबर है ये कौन सा हिसाब है ना चलो कोई नहीं देखते हैं तो ये काम करता हूँ एक काम करता हूँ एक चीज ध्यान रखना एक चीज इज दैट कि अगर मान लो कोई भी नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स और अगर तुमने सिर्फ बैटरी के पोलैरिटी बदला है इन दैट केस हर कैपेसिटर में चार्ज सेम आएगा सिर्फ प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा अब दोबारा सुनो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि मान लो कोई नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स 15 कैपेसिटर 4 कैपेसिटर 20 कैपेसिटर 200 कैपेसिटर जो मर्जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमने एक बैटरी यूज किया एक बैटरी ध्यान रखना मल्टीपल बैटरी में काम नहीं करे एक बैटरी
और उस बैटरी का पोलैरिटी सपोज पलट दोगे तो दैट केस क्या होगा, सारे कैपेसिटर्स का चार्ज जैसे है वैसे ही रहता है, लेकिन पोलैरिटी स्वैप हो जाएगी। बस इतना ही है, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो इसका मैं फायदा उठाऊंगा, कैसे बताता हूँ देखो। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो चार्ज है इसको मैंने Q1 ले लिया, इसको Q2 ले लिया, ये Q3 ले लिया और ये Q4 ले लिया। बीच वाले में छोड़ो, बीच वाला तो बाकियों से एडजस्ट होता है ना, तो रहने दो, बीच वाला कुछ होगा वो देखा जाए। बीच वाला सॉल्व तो कर ही सकते हो, देखो यहाँ से Q1 है और यहाँ Q3 चला गया, तो चाहो तो इसको लिख सकते Q1 माइनस Q3, और बीच वाले को Q2 माइनस Q4 भी लिख सकते हो। अगर मान लो इसको प्लस और उसको माइनस बनाओ तो Q2 में से Q4 इधर चला गया तो बाकी Q2 माइनस Q4 ऊपर चला गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो खैर कोई बात नहीं, हमने Q1 माइनस Q3 लिखा, ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक काम करो, अब एक काम करो, इस सर्किट को यूं पलट दो, यूं, उससे तो कोई चार्ज का चेंज नहीं आएगा, तो पलट देता हूं। तो ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, तो अगर मैं यूं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यार मैंने क्या किया, मैंने सर्किट को ऐसे के ऐसे कर दिया, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीवट बन जाएगा, ये पीवट बनेगा, ये दोनों आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट को ऐसे कर दूं, यानी ऐसे के जगह ऐसे के जगह ऐसे, या ऐसे के जगह ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे पलटेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इस पूरे सर्किट को यहां से ऐसे करके घुमा, ऐसे करके पलट दिया, ये पूरा ऐसे हो गया, इधर का उधर, उधर का इधर। तो देखो C2 Q2 उधर चला गया, C1 Q1 उधर चला गया और C3 Q3 इधर आ गया और Q2 C2 इधर आ गया, है ना। तो इस तरीके से हुआ, सब इधर से उधर, सॉरी Q4 C4 इधर आ गया एंड सो ऑन, तो सारा पलट गया बेसिकली, है ना। अब एक काम करो, इनके पोलैरिटीज बदल दो, यानी ये जो बैटरी है ना इसके पोलैरिटी बदल दो। तो अगर बैटरी का पोलैरिटी बदल दो तो चार्ज वही रहेगा, बस ही के पोलैरिटी बदल जाएगा, बदल दो, यानी ऐसे कर दो। सर एक्सक्यूज मी, सर एक्सक्यूज मी, मैंने क्या क्या समझाया ना, देखो ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके जगह मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पलट दिया, ये चार्जेस वगैरह सब सेम रहेगा,
से पोलैरिटी बन जाएगी। ये माइनस प्लस की जगह हो जाएगा प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, प्लस माइनस, और ये बीच वाला तो बाकियों से एडजस्ट होता है कोई, और ये C4 और Q4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा C3Q3, ठीक है, और ये हो जाएगा C2Q2, ये हो जाएगा Q1C, ठीक है ना? सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर आपने इसका क्या रीजन दिया था कि ये चेंज क्यों नहीं होगा इसमें कुछ जो आपने हमने जो चेंज किया था? थर्ड से फोर्थ यस सर। या सेकंड से थर्ड? सर थर्ड से फोर्थ मतलब जो हमने पहले थर्ड से फोर्थ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने इतना ही बताया कि जो पोलैरिटी तुमने यूज किया, अगर वो पोलैरिटी उल्टा कर दोगे तो सारे कैपेसिटर्स का चार्ज का पोलैरिटी उल्टा होगा, और कुछ। तो मैंने वही किया इधर, देखो पोलैरिटी देखो, इधर माइनस था इधर प्लस था, देखो प्लस इधर इधर माइनस, तो यही कैपेसिटर्स होंगे, लेकिन इनके पोलैरिटी देखो अब क्या होगा ना, यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ जाता है तो पॉजिटिव होता है, अब यहाँ से चार्ज निकलेगा तो इधर पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली वहां से भी चार्ज आएगा तो नेगेटिव होगा, इसलिए सिर्फ पोलैरिटी बदलेगा भाई। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये C1 और C2 एक्चुअली C4 एक्चुअली बराबर है, हमारे सर्किट में C1 और C4 एक्चुअली बराबर है, तो C1 इक्वल टू C4 है, तो देखो ये जो C1 के जगह C4 है इससे कोई चेंज नहीं, और ये जो C4 के जगह C1 हुआ इससे कोई चेंज नहीं। सिमिलरली C2 और C3 बराबर है, एंटीविस्टोन भी जो यही होता है ना, तो C2 और C3 बराबर है, तो देखो ये C2 और C3 भी बराबर है, अब इसलिए C2 लिखो C3 लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिखो एज इक्वल टू C1 डैश इज इक्वल टू C2 डैश, ठीक है, या इसको लिख लो CA और CB, तो फायदा क्या होगा, देखो ये C1 और C4 तो बराबर है, CA, ये CA हो गया, ये भी अब CA हो गया, और C2 और C3 बराबर है, ये भी CB हो गया, ये भी हो गया CB, और लास्ट वाला सर्किट देखो C4 CA के बराबर, ये देखो, और C1 भी C4 CA के बराबर, ये देखो, और C2 और C3 CB के बराबर, तो यानी ये CB, ये भी CB। अब जरा बताओ इस सर्किट और इस सर्किट में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर तो नहीं है ना, देखो एग्जैक्टली सेम सर्किट आ गया, तो अगर सेम सर्किट आता है तो सेम चार्ज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो Q4 है और ये Q1 है, तो क्या हो गया, Q1 और Q4 को सेम होना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ तो Q3 है और यहाँ तो Q2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 और Q4 बराबर होगा और Q2 और Q3 बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एंटी विस्टोन ब्रिज में मैंने सबका चार्ज अलग ले लिया, लेकिन जब हमने एनालिसिस करके देखा तो देखा कि ये दोनों चार्ज बराबर आ रहा है और ये दोनों चार्ज बराबर आ रहा है, यानी Q1 और Q4 बराबर है और Q3 और Q2 बराबर आ रहा है, तो Q1 और Q4 बराबर हो गए थे और Q2 और Q3 बराबर हो गए थे, तो डबल करना चाहिए, तो डबल कर, तो Q1 और Q4 बराबर और Q3 और Q2 बराबर। तो जब मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, मैंने भी तो यही यूज किया था कि चलो इधर अगर स्मॉल q है तो उसके पलट के उस तरफ जो है ऊपर की तरफ वो भी स्मॉल q, इधर अगर कैपिटल Q मैंने स्मॉल q है तो दूसरे तरफ भी एक वाले में, उल्टे वाले में कैपिटल Q मैंने स्मॉल q लिया था, याद करके देखो, दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो एंटी विस्टोन बीच में फाइनली टू कंक्लूड क्या होगा, आई होप कि सारा डायग्राम्स नोट कर चुके होंगे। तो एंटी विस्टोन बीच में फाइनली क्या होगा, ना पहली बात तो एंटी विस्टोन बीच याद रखना कोई रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं, कहीं रेशियो पे बराबर ना कर, तो एंटी विस्टोन बीच में क्या हो गया फिर,
ना कैपेसिटर्स अगर उल्टे उल्टे मौजूद होंगे तो हम चार्ज को बराबर कर सकते हैं। अगर ये भी C1 ये भी C1 ये अगर C2 और अगर ये C2 हुआ और ये तो कुछ भी C2 है और ये कुछ भी हो जाए C3 को लेकर बीच वाला कैपेसिटर कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर इसका चार्ज Q1 है तो इसका भी Q1, इसका चार्ज Q2 है तो इसका भी Q2 और जो बीच वाला है वो अपना एडजस्ट करते रहना, दैट यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ। निकल लेना सब कुछ। तो एंटी-विस्टोन ब्रिज में इसलिए ये दोनों का चार्ज बराबर, ये दोनों चार्ज बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एंटी-विस्टोन ब्रिज रेशियो पे बेस्ड नहीं है। एंटी-विस्टोन ब्रिज क्या है ना, एग्जैक्टली इसका कैपेसिटेंस इसका बराबर होना चाहिए, उसका कैपेसिटेंस इसका बराबर होना चाहिए। तो डायगोनली मैचिंग कैपेसिटर होने चाहिए, रेशियो नहीं, है ना, ध्यान रखना, रेशियो नहीं। इसका कैपेसिटेंस इसका बराबर, इसका कैपेसिटेंस इसका बराबर, तब जाके एंटी-विस्टोन बोला जाएगा। और उस एंटी-विस्टोन ब्रिज में इसका चार्ज इसके बराबर, इसका चार्ज ये हम कर सकते हैं। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। अभी अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो जरूर करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना है? चलो, सो दैट वाज अबाउट योर एंटी विटस्टोन ब्रिज। तो हमने अभी कैपेसिटर्स के ऊपर काफी डिस्कशन किया है। नंबर वन डिस्कशन इज ऑफ कोर्स व्हाट इज कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एंड सो ऑन। फिर हमने कैपेसिटेंस, एनर्जी लॉस वगैरह सब किया है। फिर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर किया है, सीरीज पैरेलल किया है, इनफाइनाइट नेटवर्क किया है, और फिर किरचॉफ्स लॉ करके उसके बाद विटस्टोन, एंटी विटस्टोन, जनरल ब्रिज वगैरह ये सब चीजें। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे इन द मीनवाइल हमने इसके ऊपर फोर्स ऑन प्लेट्स का भी डिस्कशन किया। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहला जो चीज डिस्कस करेंगे वो एनर्जी डेंसिटी, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। एनर्जी डेंसिटी क्या है? अब देखो, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वर्क। हाँ, अच्छा, एनर्जी डेंसिटी हो चुका है वो, तो फिर बहुत अच्छा है, चलो ग्रेट। फिर आज हम लोग करेंगे सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन पोटेंशियल? ठीक है, लेट अस से देयर आर टू चार्ज कैपेसिटर्स। एक आधा अनचार्ज भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस से एक है Q1 C1, तो ऐसे सपोज द स्विच, तो लेट अस से दिस कैपेसिटेंस या इसके जो स्विच है इसको पुट ऑन कर देता हूं। तो लेट अस से S is put on at T equal to 0, यानी स्विच S को हमने ऑन कर दिया T equal to 0। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर के वोल्टेज अलग अलग होंगे। तो क्वेश्चन इज फाइंड फाइनल
कॉमन पोटेंशियल ये भी है चार्ज ऑन ईच के पास। चलो स्टार्ट करो। अच्छा देखो थोड़ा सा इसको इमेजिन इस तरह से करो, इज दैट कि चार्ज कैसे फ्लो करता है ना। तो आंसर इज दैट चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना, क्योंकि चार्ज की एक नेचुरल टेंडेंसी है, पॉजिटिव चार्ज की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का। अब मान लो ये जो दो कैपेसिटर से, मान लो एक का वोल्टेज यहाँ एक का वोल्टेज यहाँ, तो ये जो है हायर वोल्टेज है ना, तो यहाँ से चार्ज लोअर वोल्टेज दे जाएगा। मैं चार्ज बोलता हूँ पॉजिटिव चार्ज। अब इन द प्रोसेस क्या होगा, देखो इसका पोटेंशियल घटेगा, उसका चार्ज निकल के जाएगा, और इस पे चार्ज आ रहा है तो इसका बढ़ेगा। पता क्या होगा, ऐसे इनिशियली होगा, फिर इसका पोटेंशियल घटा इसका बढ़ा, फिर इसका घटा इसका बढ़ा, फिर इसका घटा इसका बढ़ा, करते करते दोनों बराबरी पे आ। तो चार्ज का फ्लो तब तक चलता जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबरी पे ना आ जाए। तो ठीक है, लेट अस से इसका फाइनल चार्ज होता है Q1 डैश और इसका फाइनल चार्ज होता है Q2 डैश। अब चार्ज कहीं आना जाना तो नहीं कर रहा ना, इसी सिस्टम में से इधर से उधर हो रहा है, तो चार्ज कंजर्वेशन के इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यानी Q1 dash by C1 is equal to Q2 dash by C2। अब एक काम करो, इसका मतलब क्या हुआ, Q2 dash is equal to Q1 dash into C2 by C1। हो गया ना। अब एक काम करो, इसको इधर करो, therefore you have, इसको यहाँ मत करना, देखो यहाँ Q1 plus, अच्छा वो मैंने शायद उस जगह पे थोड़ा सा लिख दिया, चलो कोई नहीं, तो देख लो इसे। क्या कर सकते ऐसे लाइटेड ज्यादा है। चलो तो Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash को भी Q1 dash के टर्म्स में लिख दो, C2 by C is equal to Q1 dash कॉमन ले C1 plus C2 by C। तो Q1 dash will be equal to Q1 plus Q2 into C1 by C1 plus C। तो फाइनल चार्ज और लिंक कैपेसिटर आता जा रहा है, और Q2 डैश में क्या होगा, Q2 डैश में Q1 डैश के साथ C2 by C1 मल्टीप्लाई कर, तो C2 by C1 मल्टीप्लाई तो C1 कैंसिल, तो Q2 डैश है Q1 plus Q2 into C2 by C1 plus C2 आ गया ना। और फाइनली कॉमन पोटेंशियल क्या होगा ना, फाइनल चार्ज अपन फाइनल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो बदलता नहीं, तो देयरफॉर V कॉमन इज इक्वल टू, तुम Q1 डैश से भी निकाल सकते हो, Q2 डैश से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो Q1 डैश से निकालोगे तो Q1 डैश बाय C1, और अगर Q2 डैश से निकालोगे तो Q2 डैश बाय C2। अब देखो Q1 डैश से निकालना चाहते हो तो Q1 डैश बाय C1 तो ये खत्म हो जाएगा, और अगर Q2 डैश बाय C2 करना चाहते हो तो ये वाला खत्म हो जाएगा C2, तो यानी क्या होगा Q1 plus Q2 by C1 plus C2। देख लो, this now becomes the final common potential। तो कॉमन पोटेंशियल ये आ गया, ए वाला पार्ट, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ये दोनों, तो ये बेसिकली आंसर आ गया। एक आंसर ए वाले पार्ट का तो ये आ गया Q1 plus Q2 by C1 plus C2, और जो फाइनल चार्जेस होंगे Q1 डैश और Q2 डैश वो भी आप देखो सॉल्व। आई थिंक इजी है। ओके, अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं।
ठीक है ध्रुव, यू राइट, मैंने कॉमन पोटेंशियल आ गया Q1 plus Q2 by C1 plus C2. वही है, और इस बार एक एडिशनल चीज, दैट इज फाइंड आल्सो एनर्जी लॉस। ठीक है, फाइंड द एनर्जी लॉस। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा, यानी कॉमन पोटेंशियल ये तो मैं डायरेक्ट कर दूं। कैसे? फॉर्मूला है Q1 plus Q2 by C1 C2, बट रुको 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 रुको, जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था तो मैंने Q1 और Q2 के सेम साइन का प्लेट जोड़ के डिराइव किया था। देखो यहाँ ऑपोजिट है, ये तो एक प्लस है तो ये माइनस है, इसलिए इस बार कॉमन पोटेंशियल में होगा 12। यानी 8Q by 6 यानी कॉमन पोटेंशियल आ गया Q अपॉन C। अब चार्ज आ जाएगा, तो जो 6C वाला कैपेसिटर है उसका चार्ज क्या होगा? कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस 6C है इनटू वोल्टेज Q by C यानी 6, और 2C वाला कैपेसिटेंस है उसका हो जाएगा 2C इनटू Q by C यानी 2। चार्ज आ गए, तो चार्ज और नीचे भी आ गया, कॉमन पोटेंशियल भी आ गया, और एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे निकाल? एनर्जी लॉस, अब एनर्जी लॉस के लिए क्या है ना कि हमें टोटल इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी सब निकालना है। इनिशियल एनर्जी कितना हो? Q स्क्वायर बाय 2C प्लस Q स्क्वायर बाय 2C, 144 हो गया, और 6 दुगने 12, यानी Q स्क्वायर बाय C कॉमन लो तो क्या बनेगा? 12 प्लस 4 यानी इक्वल टू, तो ये हो गया Q1,
UR मतलब इनिशियल एनर्जी। अब U2 कैसे आएगा फाइनल एनर्जी? इसका चार्ज 6Q हो गया, तो 6Q का होल स्क्वायर बाय 2 into 6C प्लस ये 2Q का होल स्क्वायर बाय 2 into 2C। तो 36 बार आते हैं 4 और 1 5 टाइम्स, therefore loss is equal to, देखो लॉस कैसे निकालोगे? तो इनिशियल एनर्जी 16Q² और बाद में 5 हो, लॉस हो गया 11 टाइम्स Q² by C। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर ये 4Q² by C होगा U2। हाँ सर ये 4Q² by C होगा U2। नहीं तो इसका चार्ज 2Q है ना, ये 2C वाले का चार्ज तो फाइनली 2Q है ना, तो सर 2Q वो प्लस मैथ सर वो क्योंकि 6² by 12 होगा तो 3 होगा और वहां पर 4/4 1 होगा तो ये 4 और देनी 12 हो गया। ठीक है, वो कैलकुलेशन ठीक कर लो एक बार सब लोग। तो U1 तो आ गया 16 और U2 आ गया 4, तो लॉस कितना हो गया ना 12 टाइम्स Q²/C। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे या टॉपिक करेंगे, तो थोड़ा सा पीछे के जो हमने टॉपिक्स किए थे समझ लो कि उसी का एक्सटेंशन। कैसे बताता हूं। सपोज मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर दिया ऐसे, तो हमने क्या किया, एक सेल जोड़ दिया और सेल को अटैच रखा। तो सेल इज अटैच, यानी एक सेल को हमने अटैच रख दी और हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ना, ये इनिशियली टी है, बाद में सपोज इसको चेंज करके मैं n टाइम्स टी कर देता, तो क्या होगा? तो ये टी की जगह बाद में हो जाएगा n टाइम्स, जैसे मान लो 5 टाइम्स टी, 3 टाइम्स टी, 1.5 टाइम्स टी, √3 टाइम्स टी, कुछ 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 ऐसे। अब ऐसे में क्या है कि इनिशियली कुछ वैल्यूज होगा, फाइनली कुछ वैल्यूज होगा। क्या इनिशियल और फाइनल, और एक चीज और में मुझे इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ चेंज। चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, तापमान और फोर्स।
जैसे मैं इस एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, है कैपेसिटेंस वाला। कैपेसिटेंस का क्या होता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी, लेकिन बाद में डिस्टेंस n टाइम्स d हो गया, इसलिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय n टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस का चेंज क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में 1/n है, तो फैक्टर ऑफ चेंज हो गया 1/n, यानी कैपेसिटेंस घट जाएगा n टाइम्स, इसलिए फैक्टर ऑफ चेंज क्या बोला मैंने, 1/n टाइम्स, वो चीज है। अब ऐसे बाकी कर रहा है, चार्ज, वोल्टेज, है ना, एनर्जी, कापा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स वगैरह वगैरह सब। चलो स्टार्ट करो। अब हम इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटेंस का तो मैंने बता दिया, अब आ जाते हैं चार्ज, या उसके पहले ना वोल्टेज का करते हैं। देखो कैपेसिटेंस का स्पेस बड़ा हो क्या करो वो तो अलग थी, पर वोल्टेज तो बैटरी दे रहा है ना, और बैटरी को हमने अटैच रखा, इसलिए वोल्टेज तो V रहेगा, वो तो चेंज होने से। V मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वही रहेगा, तो फैक्टर ऑफ चेंज ही नहीं होगा। फैक्टर ऑफ चेंज क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब कैपेसिटर चार्ज क्या होता है ना, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, यानी एप्सिलॉन नॉट a v by t, बाद में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट a v by n, यानी चार्ज 1/n टाइम्स, है ना, चार्ज 1/n टाइम्स। चलो ठीक है, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो होता है q by a एप्सिलॉन नॉट, याद करके देखो, तो q तो 1/n टाइम्स हुआ, तो यानी फील्ड भी 1/n टाइम्स होना चाहिए, ये एक लॉजिक। दूसरा एक और लॉजिक भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dv dr, तो dv बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि v दे रहा है, बैटरी दे रहा है, और dr बोलते क्या, डिस्टेंस, इसलिए मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखता है v by d। तो बाद में क्या हो जाएगा फिर v/nd, क्यों, भाई डिस्टेंस तो n टाइम्स हो गया ना, यानी v/nd, यानी ये भी 1/n टाइम्स हो जाएगा, है या नहीं। चलो अब आ जाओ एनर्जी। एनर्जी के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हाफ CV² यूज करो, क्यों, क्योंकि v तो कांस्टेंट है भाई, बैटरी को जोड़ के रखा है यानी v तो कांस्टेंट है, तो मैं प्रेफर करूंगा हाफ CV²। बोला बात है कि q²/2c से भी वही आंसर आएगा, हाफ qv से भी वही आंसर आएगा, तो चलो हाफ CV² से निकालते हैं जो आसान लगे, तो हाफ c qv², और बाद में क्या हो जाएगा, हाफ c qv², ये भी 1/n टाइम्स हो, है नहीं, ठीक। और कापा, कापा होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मतलब v by d का स्क्वायर, लेकिन बाद में तो v by nd हो जाएगा, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट v by nd का स्क्वायर, इसका फैक्टर ऑफ चेंज हो जाएगा 1/n²। अब आ जाओ फोर्स बिटवीन प्लेट्स। फोर्स बिटवीन प्लेट्स का आई होप यू रिमेंबर फॉर्मूला q²/a एप्सिलॉन नॉट t। तो q तो ये है, तो मैं एक काम करता हूँ q²/a एप्सिलॉन नॉट d के जगह, ठीक है वही उसका लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो q²/a ऐसा नहीं 2a एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा नहीं सर,
स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो q तो 1/n टाइम्स हुआ है, मेरी बात में क्या हो जाएगा q बाय n का होल स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या होगा देखो 1/n का स्क्वायर हो गया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर ये लास्ट वाले में मैं ऐसे भी कर सकते थे ना कि हाफ इंटू क्यू इंटू ई, और फिर उसका क्यू जो है वो 1/n है और ई भी 1/n है, तो 1/n। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा चलेगा एकदम चलेगा। वो देखो इनफैक्ट ऐसे एक दो और जगह भी ऐसे कर सकते है ना, मल्टीपल तरीके से, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से, चाहे कोई सा भी मेथड यूज करो, अगर सही ढंग से यूज करो तो करेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। बड़ा मेरे को ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन का मैं एक और वर्जन करना चाह रहा हूं, और वो पता क्या है, और वो है कि सपोज मैंने कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज अप कर, कुछ इनिशियल चार्ज दे दिया क्यू नॉट या क्यू दे दिया लेट्स से, और बैटरी को नहीं रखा, यानी नो सेल, कोई सेल नहीं, इसमें कैपेसिटर है, कोई सेल नहीं है। अब फिर मैं क्या करता हूं, इनके डिस्टेंस को मैं n टाइम्स d कर देता हूं, ये तो d है, बाद में n टाइम्स d होगा, तो इनिशियल चार्ज कुछ प्लस माइनस क्यू नॉट दे दो लेट्स से। अब क्या है कि मैं तो इसको मिटाऊंगा, तुमको एक फ्रेश टेबल बनाना है, और फ्रेश टेबल के अंदर ये सारे पैरामीटर्स का एनालिसिस, कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी वगैरह, ये सब, ठीक है। चलो गो अहेड करो, again I will give you 1 or 2 minutes to time to think। चलो आप इसको सॉल्व करो, देखो पहली बात तो कैपेसिटेंस में तो वही होगा जैसे पहले, कि कैपेसिटेंस तो वही एप्सिलॉन d by d है, तो ये इनिशियल एप्सिलॉन नॉट d by d फाइनल हो गया एप्सिलॉन नॉट d by nd 1/n टाइम्स। लेकिन इस बार देखो बैटरी के साथ नहीं जुड़ा, इसके मतलब कि तुम कैपेसिटर प्लेट पे इधर उधर भी करोगे तो चार्ज को तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए चार्ज तो वही रहेगा q नॉट q नॉट, फैक्टर ऑफ चेंज 1, यानी चेंज नहीं होगा। और अब अगर वोल्टेज, वोल्टेज होता है q by c, तो ठीक है, तो q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट a by d, लेकिन बाद में n टाइम्स d हो जाएगा, तो n ऊपर चला जाएगा, यानी n into q नॉट into d by एप्सिलॉन नॉट, यानी वोल्टेज हो गया n टाइम्स, है ना। E क्या होगा ना, देखो E का पता क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि E होता है Q by A एप्सिलॉन नॉट, तो भले ही थोड़ा बहुत डिस्टेंस चेंज करो, बट ये शीट है, शीट में फील्ड का चेंज नहीं होता, यानी जो Q by A एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा, यानी ये भी उतना ही रहेगा Q नॉट by। एक और तरीका भी इंटरप्रिटेशन का पता क्या है, देखो वोल्टेज हो गया n टाइम्स और फील्ड होता है v by d, तो v हो गया n टाइम्स, d हो गया n टाइम्स, तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि वो उतना ही रहेगा। अब आ जाओ एनर्जी, एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू क्यू इंटू वी, मैं जानबूझ के ये यूज कर रहा हूं, या क्यू स्क्वायर बाय 2c भी चलेगा, तो हाफ क्यू वी का फायदा क्या, देखो क्यू तो सेम है और वी हो गया n टाइम्स, तो हाफ क्यू वी, और ये n टाइम्स हो चुका है, सो हाफ क्यू इंटू n टाइम्स, यानी n टाइम्स। कापा देखो क्या है, इंटरेस्टिंग है, स्पेस बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू डिस्टेंस d, तो d तो n टाइम्स d हुआ, तो वॉल्यूम बढ़ गया n टाइम्स, और एनर्जी भी n टाइम्स, एनर्जी भी n टाइम्स, इसलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इज दैट फील्ड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, देखो फील्ड में फैक्टर ऑफ चेंज 1 है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ही तो है, तो e तो सेम रहेगा, तो देयरफॉर वो भी सेम रहेगा, तो हाफ, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट e, e मतलब a,
Q naught by epsilon naught A का whole square. You get half epsilon naught Q naught by epsilon naught A का whole square. ठीक है? फोर्स क्या होता है ना, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ध्यान रखना Q में कोई चेंज नहीं आ रहा, Q में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट. ये भी वही होगा Q स्क्वायर बाय 2. ये हो गया इसका नेट एनालिसिस. ठीक है, वो चेक करें. ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि जब कैपेसिटर में कुछ चेंजेस करते हो तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स होगा, ये तमाम चीजें. अच्छा, एक बार बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है, और अगर बैटरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है यानी चार्ज को फिक्स रख देंगे या फिक्स कर देंगे तो क्या क्या चेंजेस होता है, ये हम लोगों ने जो है आज कंप्लीट स्टडी. ठीक है, तो फिर भी देख लो कोई पैरामीटर में कोई दिक्कत है तो, है ना, क्योंकि यही लास्ट है, तो वो चेक कर लो. ठीक है ना, सब कुछ नोट कर लिया ना अच्छे से. अरमान इज आस्किंग कि व्हाट इज द टॉपिक नेम. ये टॉपिक नहीं है कोई, ये तो वो है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है. टॉपिक तो लगभग खत्म हो गया, एक आध टॉपिक और रहता है वो हम करेंगे, 2 टॉपिक और रहता है वो हम करेंगे अगले दिन. और ये तो जस्ट एक क्वेश्चन था. तो जितने भी चीज हमने अब तक सीखा है, कैपेसिटेंस, एनर्जी, फील्ड, वोल्टेज, एनर्जी डेंसिटी, है ना, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, जो भी हमने चीज जो चीजें अभी तक हमने सीखा है वो सब का समरी समझ लो. ठीक है ना, और ये भी पता चल गया कि क्या क्या होता है अगर मान लो बैटरी अटैच्ड है और बैटरी अटैच्ड नहीं है. दैट चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यू करेंगे. और जो है 2 टॉपिक और बचता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. उसी का ना चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर एक आध 2 क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे लगभग जो है चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं होमवर्क भी दे सकता. ठीक है ना, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही. फिर हैव ए गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू बेटे, गुड डे, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर. रोहन, थैंक यू अक्षिता, Thank you, sir. गुड नाइट, बाय बाय.